वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ तिरुवल्लुवर। इंडियन इकोनॉमिस्ट जो है, इंडियन थिंकर तिरुवल्लुवर के द्वारा जो दिए गए इकोनॉमिक आइडियाज़ हैं, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक आइडियाज़ बाय तिरुवल्लुवर जो दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तिरुवल्लुवर ने सबसे पहले बात करी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। इनके अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बेसिकली जो प्रोडक्शन में काम में आते हैं, प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट इनके द्वारा कौन से है? फर्स्ट लैंड, लेबर, देन कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, टाइम, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। अगर इन चीज़ों का पूरा ऑर्गेनाइज करना है तो इन चीज़ों का प्रॉपर टाइम पे डिलीवर होना ज़रूरी है। और इनके अकॉर्डिंग अगर बताया जाए तो बिना टाइम और टेक्नोलॉजी की मदद लिए वर्क को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, तरीके से एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस बताई है अपनी थ्योरी के अंदर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर इन्होंने बताया कि अगर हमें वर्क एग्जीक्यूट करना है प्रॉपर टाइम में तो हमें प्रॉपर टाइम में हमें टाइम और टेक्नोलॉजी का प्रॉपर्ली इस्तेमाल करना आना चाहिए। इससे हम प्रॉपर्ली गुड्स को भी डिलीवर कर पाएंगे, आउटपुट भी क्रिएट कर पाएंगे और बेसिकली अगर देखा जाए तो मार्केट से इनकम भी अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आउटपुट टाइम पर क्रिएट होगा, डिमांड पूरी होगी, सप्लाई पूरी होगी, देन मार्केट का जो क्रैश है वो हमारे ऊपर नहीं आएगा, बर्डन मार्केट का नहीं आएगा। मार्केट हमारी प्रोडक्ट की सप्लाई से अपनी डिमांड को फुलफ़िल करेगा। तो इनका कहना है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, टाइम, टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन जैसे फर्म, ये भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना गया। टाइम को भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जा, जबकि बाकी अगर थिंकर्स के द्वारा देखा जाए तो टाइम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं माना गया। इनके अकॉर्डिंग टाइम की इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी गई है, इनकी थ्योरी में ये देखा जाता है। फाइनली ही सेज एन इंडिविजुअल हु एग्जीक्यूट्स एंड एट अप्रोप्रिएट टाइम विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ही कैन कॉन्क्योर द वर्ल्ड। सिंपल सी बात है, टाइम की इंपॉर्टेंस इसकी थ्योरी में ज़्यादा दी गई है, दिख रहा है। और इसी के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी की भी इतनी इंपॉर्टेंस दी है जितनी टाइम को दी है। अगर टेक्नोलॉजी और टाइम का अच्छी तरीके से, भरपूर तरीके से यूज़ करा गया तो देन वो वर्ल्ड को कॉन्क्योर कर सकता है। ही हैज़ इंसिस्टेड ऑन द नीड्स फॉर सेविंग के ऊपर भी इन्होंने बताया है कि अगर प्रॉफिट क्रिएट करा है हमने तो सेविंग भी हमें चाहिए, क्योंकि सेविंग एक कैपिटल का पोर्शन जो है वो क्रिएट करने में मदद करती है। तो प्रॉफिट कैन नॉट बी हैड विदाउट कैपिटल। इसलिए कैपिटल अगर क्रिएट करनी है तो आपको सेविंग करना आना चाहिए। सेविंग का एक इम्पोर्टेंस बताइए, सेविंग का एक रोल बताया है इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर कि सेविंग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर इन्होंने अपने आइडिया में दिया है एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस। एग्रीकल्चर को इन्होंने जो, जैसे कि बाकी के इकोनॉमिस्ट अगर देखा जाए, मानते कि प्राइमरी सेक्टर इज़ अ बेस ऑफ ऑल सेक्टर्स, प्राइमरी एक्टिविटी इज़ अ बेस ऑफ ऑल एक्टिविटी, प्राइमरी इंडस्ट्री इज़ बेस ऑफ ऑल इंडस्ट्री। इसी तरीके से अगर तिरुवल्लुवर के द्वारा देखा जाए तो फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको माना है इन्होंने? एग्रीकल्चर को, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस है किसका? एग्रीकल्चर बेस है किसका? कंट्री के डेवलपमेंट का। तो देन इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करा है। एग्रीकल्चर को एक्सेल पिन ऑफ द वर्ल्ड माना, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस माना है वर्ल्ड का, जो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हम मनी अर्न करते हैं, ऐसी एक्टिविटी, और उसमें सबसे बेसिस जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जिसको तिरुवल्लुवर ने माना है वो है एग्रीकल्चर। यहाँ पे एग्रीकल्चर एक वेरी इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट से बेस यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द इकोनॉमी माना गया। फॉर देयर ऑन देयर प्रॉस्पेरिटी रिवॉल्व्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अदर सेक्टर्स।
अगर एग्रीकल्चर की जो कैपेबिलिटी अच्छी है तो अदर सेक्टर की कैपेबिलिटी अच्छी है। एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग है किसी भी कंट्री का तो अदर सेक्टर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बेस मजबूत रहेगा। और अगर एग्रीकल्चर बेकार है, एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान नहीं है, तो अदर सेक्टर भी प्रॉपरली अपनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक आइडिया जो तिरुवल्लुवर के द्वारा दिया गया है वो है एग्रीकल्चर एक फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को बेस माना है वल्लुवर के द्वारा। वल्लुवर बिलीव दैट एग्रीकल्चर इज सुपीरियर ऑफ ऑल दी अदर ऑक्यूपेशंस। सबसे बड़ा एग्रीकल्चर है, सबसे अच्छी अर्निंग का सोर्स एग्रीकल्चर है। आज के समय में मॉडरेट टाइम में टर्चरी सेक्टर ऑक्यूपेशन को सबसे ज़्यादा माना जाता है और सबसे ज़्यादा रिजल्ट टर्चरी सेक्टर दे रहा है। लेकिन उसका भी बेसिस अगर देखा जाए, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर एक ऐसा पॉइंट है जिसको कंसिडर करके अगर किसी भी कंट्री के द्वारा इस चीज़ के ऊपर फोकस करा जाता है एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो बाकी के अदर सेक्टर भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर के ऊपर इन्होंने बहुत फोकस करा है अपने पॉइंट, अपने थ्योरी के अंदर, अपने इनके पर्सपेक्टिव में एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट सुपीरियर एक्टिविटी है ऑल अदर ऑक्यूपेशंस के द्वारा। वल्लुवर कंसिडर द एग्रीकल्चरिस्ट को भी इन्होंने एक पॉइंट दिया है, इंटेलेक्चुअल्स को एक पॉइंट दिया है और कैपिटलिस्ट को एक पॉइंट दिया है। ये 3 पॉइंट इनके द्वारा माने गए हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन, इंटेलेक्चुअल्स एंड कैपिटलिस्ट, ये सारे अदर इंग्रेडिएंट हैं इनके। इन्होंने एग्रीकल्चरिस्ट के अंदर ही पॉइंट बताया कि एग्रीकल्चर में ही जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक रिचेस्ट भी होते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन में, कैपिटल में योगदान बहुत ज़्यादा देता है। हालांकि आज के टाइम में टर्चरी सेक्टर का बहुत ज़्यादा योगदान है, लेकिन एग्रीकल्चर अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चरिस्ट का भी इंपॉर्टेंट योगदान है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इन द GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री। तो इन्होंने एग्रीकल्चरिस्ट, इंटेलेक्चुअलिस्ट मतलब जो पर्सन नई नई थिंकिंग को लेकर आते, क्रिएटिव इनोवेशन करते, कंट्री में डेवलपमेंट के लिए वर्क करे, इनको भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करा है। कैपिटलिस्ट जो कैपिटल फॉर्मेशन का काम करते हैं बिजनेस एक्टिविटी करके, इनको भी एक इम्पॉर्टेंट दर्जा दिया है, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटस दिया है अकॉर्डिंग टू वल्लुवर के द्वारा। इसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट, as a French physiocrats glorified agriculture as the only productive occupation and other occupation are sterile. So also Thiruvalluvar highlighted the importance of agriculture. अब यहाँ पे देखा जाए तो जो फ्रेंच फिजियोक्रेट्स है यानी कि फ्रेंच के थिंकर्स है, फ्रेंच के थिंकर्स के द्वारा जो एग्रीकल्चर की सुपीरियर पॉइंट देना जो बताया गया है वो ही पैरेलल अगर देखा जाए तो तिरुवल्लुवर का कंसेप्ट भी इनके साथ पैरेलल है कि जो एग्रीकल्चर है वो ही एक प्राइमरी, एक बेसिस, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंट्री का। तो इनके जो थॉट है वो फ्रेंच फिजियोक्रेट्स से लगभग मिलते हैं, लगभग पैरेलल है। ऑक्यूपेशन एंड अदर ऑक्यूपेशंस एज स्टेरिल का मतलब होता है किसी चीज़ का या एक तरीके से जो होता है बोझ पड़ना, यानी कि अदर एक्टिविटी जो है वो बेकार है एग्रीकल्चर के बिना। अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो अदर एक्टिविटी स्टेरिल है। स्टेरिल यानी कि एक तरीके से बोझ की तरह है, एक तरीके से इस तरीके से जो कुछ और प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अनप्रोडक्टिव जिसको हम कहते हैं। सो एक तरीके से देखा जाए तो एग्रीकल्चर एक प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन और अदर ऑक्यूपेशन स्टेरिल माना गया है। और ये थिरुवल्लुवर की जो आइडियाज़ इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर उसमें भी ये बात मानी गई है। थर्ड पॉइंट उन्होंने पब्लिक फाइनेंस के ऊपर बात करी। पब्लिक फाइनेंस के ऊपर इन्होंने एक इम्पोर्टेंस अपनी दी है कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो 3 हेडिंग्स में होगी। फर्स्ट पब्लिक रेवेन्यू, सेकंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और थर्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर। 3 पॉइंट में यहाँ पे डिफाइन इन्होंने कर रखी है, पब्लिक रेवेन्यू, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर। इन 3 पार्ट में इन्होंने पब्लिक फाइनेंस को डिवाइड करा। पहले कलेक्ट करो, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना, मैनेजमेंट को, पब्लिक उनके ऊपर खर्चा करना। इसके बाद इन्होंने बता रखा है वल्लुवर वाज अगेंस्ट द मेथड ऑफ कलेक्टिंग टैक्स। टैक्स कलेक्ट करने के भी अगेंस्ट ये थे। कंपलसरी जो कलेक्ट टैक्स है, मैंडेटरी यहाँ पे जो है वो उस चीज़ के अगेंस्ट है वल्लुवर। और दूसरी बात इन्होंने उसके
किंग को कंपेयर करा है रॉबर से, हाईवे रॉबर जो हाईवे पे डाकू होते हैं उनसे कंपेयर करा है जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, यानी कि जो फोर्स के द्वारा कलेक्ट करते हैं, ज़बरदस्ती टैक्स कलेक्ट करते हैं, उन किंग को एक हाईवे रॉबर की तरह माना है, यानी कि उन डाकुओं की तरह माना है जो हाईवे पर डकैती करते हैं या चोरी करते हैं। तो इनके का जो कंपैरिजन है किंग का, जो फोर्सफुल्ली बेसिकली टैक्स कलेक्ट कर रहा है, उसको एक हाईवे रॉबर की तरह माना है। तो इन्होंने टैक्स के लिए मना नहीं करा, लेकिन टैक्स के कम फेवरेबल भी है ये, लेकिन बट इनकी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि टैक्स एक कंपलसरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ज़बरदस्ती टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी कंट्री में रिच भी पुअर भी हर तरह के लोग रहते हैं, तो कंपलसरी टैक्स नहीं लेना चाहिए, फोर्सफुली टैक्स लगाना नहीं चाहिए। अगर आप फोर्सफुली टैक्स लगाते हो तो आप एक तरीके से चोरी या फिर डकैती करो उन लोगों पर जो आपके कंट्री में रहते हैं, इसलिए ऐसे किंग फोर्सफुल यहाँ पे टैक्स लेने की अगेंस्ट ये थे। इन्होंने 3 मेन सोर्स बताया रेवेन्यू के। एक तो खुद के द्वारा वेल्थ आना, क्रिएट होना, खुद के द्वारा कमाया जाना, कस्टम ड्यूटीज़ के द्वारा गवर्नमेंट के जो है खुद के द्वारा वेल्थ, कस्टम ड्यूटी, और जो या तो डिफीटेड किंग्स जो जैसे पहले पुराने ज़माने में होता था कि जो हारे हुए राजा अपने कुछ हिस्सा देते थे जीतने वाले राजा को, इस तरीके से डिफीटेड किंग के जो ट्रिब्यूट्स है उनके द्वारा दिया जाने वाला ऋण। इस तरीके से इन्होंने एक्सपेंडिचर के कुछ 3 मेन आइटम इन्होंने बताया है। एक तो डिफेंस पे खर्चा जाना होना चाहिए, डिफेंस यानी कि रक्षा के ऊपर, बॉर्डर सिक्योरिटी, क्षेत्रफल के ऊपर, एरिया के ऊपर रक्षा होना चाहिए, एरिया डिफेंस, और कंट्री के आर्मी के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर डिफेंस, पब्लिक वर्क के लिए काम करना, सोशल सर्विसेज के ऊपर काम करना, इन 3 चीज़ों के ऊपर काम करना आना चाहिए। इन 3 चीज़ों के ऊपर इन्होंने बताया, डिफेंस, पब्लिक वर्क और सोशल सर्विसेज। 4th इन्होंने बताया पॉवर्टी और बेगिंग। पॉवर्टी यानी कि पॉवर्टी के ऊपर इन्होंने जो है वल्लूवर ने पॉवर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक अपना जो पॉइंट दिया है कि दैट इज़ अ रूट कॉज ऑफ अदर एविल्स, यानी कि जो भी अदर चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है उसका सबसे मेन जो बेस है वो है पॉवर्टी। वल्लूवर कंसिडर फ्रीडम फ्रॉम हंगर एज वन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीडम दैट शुड बी एंजॉयड बाय एवरी सिटीजन। अगर ये भुखमरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, भुखमरी से जो आज़ादी है वो मिल जाएगी, हंगरनेस से आज़ादी जो मिल जाएगी, अगर ये चीज़ होती है तो बेसिकली कंट्री के अंदर एक अच्छा फ्रीडम माना जाएगा। इनके द्वारा फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है? इनके द्वारा फ्रीडम की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई व्यक्ति भूखमरी से बच रहा है, उसकी जो भूख है वो पूरी हो रही है, जो खाना टाइम पर उसको मिल रहा है, हंगरनेस उसकी ख़त्म हो रही है, भूखमरी से वो बच रहा है, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फ्रीडम, बेसिक फ्रीडम इनके द्वारा माना गया है। अकॉर्डिंग टू हिम poverty is root cause of all other evil which would lead to everlasting suffering। और सफरिंग का रूट कॉज क्या है? पॉवर्टी है, इसलिए इन्होंने पॉवर्टी से बचने के उपाय इन्होंने बताए हैं, पॉवर्टी को ही रूट कॉज माना है। वल्लूवर कंसिडर इट फुलिश टू redress the ills of poverty by begging। He condemned poverty and begging as the greatest curses of a society। इनके द्वारा पॉवर्टी और बेगिंग यानी कि जो अगर देखा जाए सोसाइटी में बेगिंग एक इम्पोर्टेंट बहुत ही बड़ा एक रूट कॉज है ऑल अदर सफरिंग का। पॉवर्टी और बेगिंग के ऊपर इन्होंने बहुत अपने पॉइंट बताए हैं। तो एक जैसे हमारी कंट्री में अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में बेगर्स यानी कि जो भीख मांग कर अपना जीवन यापन कर रहे बहुत है, और ये बेगिंग जो है वो पॉवर्टी है, यानी गरीबी, और जो भीख मांगने वाले जो भिखारी होते हैं जो भीख मांग के अपना जीवन यापन करते हैं, दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा ये रूट कॉज है सफरिंग का, सबसे बड़ी ये बीमारी है ऑल अदर प्रॉब्लम की। उसके बाद इन्होंने बता रखा वेल्थ के बारे में। वल्लूवर रिगार्डेड वेल्थ एज ओनली मीन्स नॉट एंड। वेल्थ के ऊपर इन्होंने पॉइंट दे रखा है, वेल्थ हमेशा एक सोर्स है, एंड नहीं है। इन्होंने अगर दोनों तरीके से वेल्थ की एक डेफिनेशन दी है कि अगर वेल्थ होना चाहिए तो एक तरीके से लॉफुल होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, एक रिसोर्स माना है वेल्थ को, मनी को, जो किसी भी
तरीके से सही तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसके ऊपर इन्होंने अपनी बात रखी है कि कोई भी रिसोर्स हो वो सही तरीके से अगर यूटिलाइज हो रहा है तो एक बेटर रिसोर्स है। इसलिए वेल्थ को भी एक मीन माना है, एंड नहीं माना। He said acquire a greatest fortune by noble and honorable means. He condemned hoarding and described hoarded wealth as profitless richness. इसी चीज़ को इन्होंने बताया कि नोबल तरीके से, सही तरीके से, हॉनरेबल तरीके से वेल्थ को यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए। ये ग्रेटेस्ट फॉर्चून होता है हर व्यक्ति का। एक सही तरीके से हर व्यक्ति का एक सही तरीके से चलना, लॉफुल तरीके से चलना माना जाता है जब वो वेल्थ को सही तरीके से कंसिडर करता है। इसलिए जो अगर वेल्थ का प्रॉपर यूज़ होगा तो इनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि रिच नहीं बनते जाएंगे और पुअर नहीं होते जाएंगे, क्योंकि बैकवर्ड एरिया में ज़्यादा ध्यान दे के वेल्थ क्रिएट करना, पुअर के द्वारा वेल्थ क्रिएट करना, सही टाइम पर सही जगह वेल्थ को काम में लेना, यूटिलाइजेशन करना, तो एक तरीके से वेल्थ जो होगी वो सिर्फ रिच वाले लोगों के लिए नहीं होगी, पुअर के लिए भी क्रिएट होगी, जिससे स्टेट में बैलेंस आएगा। इसके बाद इन्होंने बताई है एथिक्स के पॉइंट। एथिक्स यानी कि सही क्या है और क्या गलत है, इस चीज़ों के ऊपर इन्होंने बताया है और इनका फोकस बहुत अच्छा है। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बताया कि अनलॉफुल और इलीगल मेथड के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बताया है कि अनलॉफुल थिंग्स हमारी कंट्री में नहीं होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, ऑब्जेक्ट गलत नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट सही होना चाहिए। देयर शुड बी एथिक्स नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव बट ऑल्सो रियलाइजिंग दोज ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर नहीं बल्कि जो ऑब्जेक्टिव के सोर्स है उन पे भी एथिक्स की बात कही है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए अर्निंग का, इकोनॉमिक एक्टिविटी का या कोई भी वर्क करने का, वो सही होना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट। वर्क गलत नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए और जस्टिस के साथ होना चाहिए। इलीगल मेथड के द्वारा वर्क नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इलीगल नहीं होनी चाहिए। जैसे सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा या अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा बताया गया है कि इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसी तरीके से इनके द्वारा भी बताया गया है कि अनलॉफुल और इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, कंट्री के अंदर रिचनेस और पुअरनेस में डिफरेंस पड़ता है। इससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर ख़राब होगा तो पीपल की जो जितनी भी प्रॉब्लम है सारी क्रिएट होगी, सफरिंग क्रिएट होगा लोगों के बीच में। इन्होंने ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, इन सबको सोशल हार्म बताया है। ये सोशो इकोनॉमिक लाइफ को ख़राब करते हैं, सोसाइटी की थिंकिंग को ख़राब करते हैं, सोसाइटी में जो सही है और गलत है उसमें दूरियां बनाता है। गलत जो होता है वो सब ज़्यादा सपोर्ट करता है, और जब गलत सपोर्ट होता है तो इकोनॉमिक और सोशल लाइफ जो होती है, एथिकल लाइफ होती है, मॉरल लाइफ है, वो ख़राब होती है। इसलिए जो पीपल है उनके लिए इन्होंने अपने आइडिया दिए है कि ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग यानी कि और गैम्बलिंग और प्रोस्टिट्यूशन जो अलग हमारे कंट्री में अनलॉफुल माने गए हैं, इन चीज़ों को छोड़ने के लिए इन्होंने कहा है। इसके बाद इन्होंने अपने थ्योरी में वेलफेयर स्टेट की बात करी है। वेलफेयर स्टेट में यानी कि अगर वेलफेयर स्टेट की एक डेफिनेशन दी है इन्होंने कि वेलफेयर स्टेट कौन सा होता है। इनके अकॉर्डिंग वेलफेयर स्टेट वो होता है जहाँ पे बिल्कुल पॉवर्टी नहीं है, नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं है, इलिटरेसी नहीं है, डिसीज़ नहीं है, और इंडस्ट्री अच्छे तरीके से हर एरिया में है, चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो, जिससे पुअर को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट नहीं होगी अगर इंडस्ट्री सही वे में है तो। इन्होंने एलिमेंट्स दिए, इंपॉर्टेंट एलिमेंट दिए स्टेट के। परफेक्ट हेल्थ ऑफ द पीपल विदाउट डिसीज़, अबंडेंट वेल्थ, गुड क्रॉप, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। 4 चीज़ों के ऊपर इन्होंने बात करी है। परफेक्ट हेल्थ के ऊपर बात करी है, अबंडेंट वेल्थ, गुड क्रॉप, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, इन चीज़ों के ऊपर बात करी इन्होंने। अगर ये स्टेट में 3-4 चीज़ें हैं तो स्टेट वेलफेयर स्टेट माना जाएगा, मतलब स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे सही हेल्थ, बिना बीमार लोग जो बीमारी का जो रेशो है वो कम हो, डिजीज़ का रेशो कम हो। वेल्थ सही, प्रचुर, अबंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा, सही मात्रा में वेल्थ हो। अबंडेंट मतलब यहाँ पे जो वर्ड है अबंडेंट, इसका मतलब होता है कि सही मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, ये वाला जो वर्ड है। उसके बाद अच्छी फसल यानी गुड क्रॉप, अच्छी खेती बाड़ी। प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस यानी कि लोग अपना डेवलपमेंट भी करता रहे और अपने हैप्पीनेस भी क्रिएट होते हैं लोगों में। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने अपने इकोनॉमिक आइडिया दिया है। तो बेसिकली हमने थिरुवल्लुवर
जी के द्वारा जो दिए गए इकोनॉमिक आइडियाज़ हैं उनको हमने डिस्कस करा है इस वीडियो में। और सारे इकोनॉमिक आइडियाज़ बेसिकली लगभग हर थिंकर से जो इकोनॉमिस्ट उनके द्वारा हमने पहले पढ़े मिलते हैं, और कुछ इनके आइडिया नए हैं, कुछ अलग है। जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला हमने पॉइंट पढ़ा, जैसे वेलफेयर स्टेट वाला पॉइंट हमने पढ़ा, जैसे हमने पॉवर्टी और बैगिंग वाला पॉइंट पढ़ा। तो इस तरीके से कुछ आइडिया इनके अलग है, कुछ आइडिया सेम है, और इनके आइडिया बेसिकली अगर फॉलो करता है किसी भी कंट्री में तो बेसिकली एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपरली सही वे में, सिस्टमेटिक वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इन्होंने एक आइडियाज़ बताया। तो आई होप ये इकोनॉमिक आइडियाज़ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।